हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पर दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर किया जाएगा। सिर्फ हम ऊपर से जो इम्पोर्टेंट सिर्फ टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वही डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ जैसे नाम से पता चल रहा है किस लिए है, कि उन लोगों के लिए है जो किसी ऑक्यूपेशन में रह रहे हैं, उनके हेल्थ से ये टर्म रिलेटेड है। तो उन्हीं लोगों के लिए, वर्कर्स के जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके लिए एक फैक्ट्री एक्ट आया था। कब आया था? 1948। फिर उसके बाद सेम ईयर में 1948 में ही ESI एक्ट वो भी आया था। तो दोनों एक्ट इम्पोर्टेंट है, तो दोनों एक ही ईयर में थे। कौन से ईयर में? 1948। नेक्स्ट है इरेगोनॉमिक्स। इरेगोनॉमिक्स टर्म क्या है? एडेप्शन ऑफ वर्क टू मैन एंड मैन टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी एंड वेलबींग। तो एर्गोनॉमिक्स में क्या है कि जिस तरह से एक बॉडी और एक सोल होती है तभी क्या है एक इंसान बनता है। बॉडी और आत्मा मिल जाए तो इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी भी फैक्ट्री में ह्यूमन एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मीन्स उसका जो फैक्ट्री का जो आउटपुट है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो वर्क है वो मैन से अडेप्ट होना चाहिए और मैन को वर्क से अडेप्ट होना चाहिए। तो क्या होगा कि ज़्यादा आउटपुट निकलेगा किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑक्यूपेशन में। इसी टर्म को हमने क्या बोला है? इरेगोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो जो मैन है वो वर्क से अडेप्ट हो जाए, उससे बिल्कुल तालमेल बिठा ले, और जो वर्क है वो मैन से, इंसान से तालमेल बिठा ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? इरेगोनॉमिक्स। इसको दूसरी तरह से कैसे बोला जा सकता है? डिज़ाइनिंग द जॉब टू फिट टू द वर्कर। मीन्स इस तरह की जॉब बनाई जाए कि वो वर्कर के लिए बिल्कुल फिट हो, उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल फिट हो, किसी तरह का हैजार्ड देखने को ना मिले। नेक्स्ट जो है इसका दूसरा जो डेफिनेशन है उसमें क्या है? डील्स विद लेआउट, डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेसेस, वर्क इन्वायरमेंट, मेथड ऑफ वर्क, डिज़ाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। जो एर्गोनॉमिक्स है किससे डील करती है कि वर्क प्लेसेस में इस तरह के जो लेआउट, डिज़ाइन को बनाना ताकि जो हैजार्ड्स हैं, जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो। वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट को बनाना। मेथड ऑफ वर्क मीन्स हर इंसान के लिए जिस तरह का वो वर्क करने के काबिल है उसी तरह का जो वर्क है उसके लिए बनाना, उसी के लिए उसी तरह का वर्क उसको देना। डिज़ाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट मशीन से इस तरह के डिज़ाइन करना कि हैजार्ड्स कम हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इरेगोनॉमिक्स। और एम क्या है? विद एन एम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्सीडेंट्स, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, किसी भी ऑक्यूपेशन में डिसेबिलिटी कम हो और एफिशिएंसी को हम बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके, और वेलबींग ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स भी क्या है? हेल्दी रहे। तो यही क्या हमारा इरेगोनॉमिक्स। एग्जाम में कोई भी किसी भी टर्म में आपको डेफिनेशन दी जाएगी, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझा दिया गया है। कोई भी डेफिनेशन आती है तो आप इसको इरेगोनॉमिक्स वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अब इरेगोनॉमिक्स के बाद क्या है? केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एजेंट्स कौन से ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जिससे एक्सीडेंट्स या फिर कोई हैजार्ड देखने को मिलता है किसी भी व्यवसाय में, किसी भी ऑक्यूपेशन में। तो कौन कौन से एजेंट्स हैं हमारे पास? केमिकल एजेंट्स में गैसेस कौन सी हो सकती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कॉज कर सकता है? एस्फेक्सिया भी कॉज कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी क्या हैं? गैसेस हैं। फ्यूम्स एंड वेपर्स, डस्ट। तो केमिकल एजेंट्स कौन कौन से एजेंट्स हैं? केमिकल गैसेस, फ्यूम्स एंड वेपर्स, उसके बाद डस्ट। ये सारे केमिकल हजार्ड को, केमिकल डिजीज़ या फिर कोई भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑक्यूपेशन में ये रिस्पॉन्सिबल है। तो डस्ट क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स क्रिएटेड ऑन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग रॉक्स। जब किसी भी ऑक्यूपेशन में, जैसे अगर वुड, कोई लकड़ी का कारखाना है, कोयले का है, धातु का है, मेटल का है, रॉक का है, जब वहाँ पे क्रशिंग होता है, घिसाई होती है, ग्राइंड होता है, तो क्या है? सॉलिड पार्टिकल देखने को मिलते हैं, और वही क्या है? डस्ट का रूप धारण कर लेते हैं, डस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। और उस डस्ट को जब इंसान अंदर इनहेल कर लेता है, सांस लेते वक्त अंदर ले जाता है, तो क्या है? डिजीज़ कोज करता है।
ये क्या इस टर्म को क्या बोलते हैं, निमोकॉइनोसिस। निमोकॉइनोसिस में क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल जिनका साइज 0.5 से 3 माइक्रोन के बीच में होता है वो लंग्स के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, सांस लेते वक्त लंग्स के अंदर चले जाते हैं आफ्टर अ वेरिएबल टाइम एंड कोज मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। यही हमारा क्या है, निमोकॉइनोसिस। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर। फर्स्ट क्या है, इरेगोनॉमिक्स, उसके बाद हमने निमोकॉइनोसिस पढ़ा। अब निमोकॉइनोसिस में के अंदर कौन कौन सी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है हमारी दो तरह के डस्ट से होती हैं। फर्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक डस्ट और सेकंड हमारा ऑर्गेनिक डस्ट। तो पहले हम इनऑर्गेनिक डस्ट की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक डस्ट में कौन सा है, कोल डस्ट। अगर कोई कोल की फैक्ट्री है, कोल जहाँ पे ऑक्यूपेशन है, तो कोल से निकलने वाला जो डस्ट है वो क्या कॉज करता है, एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस को और दूसरा नेम क्या है, ब्लैक लंग डिजीज़ भी इसको हम बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इसको रट लें कि कोल डस्ट से कौन सा हैजार्ड देखने को मिलती है, कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, एंथ्राकोसिस। सेकंड है जो सिलिका डस्ट या फिर क्वार्ट्स डस्ट से कौन से जो डिजीज़ देखने को मिलती है, सिलिकोसिस। थर्ड एस्बेस्टोस डस्ट, एस्बेस्टोस के डस्ट से कौन सी डिजीज़, एस्बेस्टोसिस या फिर लंग कैंसर भी देखने को मिलता है। और फोर्थ है हमारी इनऑर्गेनिक डस्ट से आयरन डस्ट। आयरन डस्ट से कौन सी डिजीज़ होती है, सिडेरोसिस। तो इनको बिल्कुल रट ले, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजी है, इसलिए इसको बिल्कुल रट ले, बिल्कुल छूटे ना ये आपसे। तो ये तो हो गई हमारी इनऑर्गेनिक डस्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक डस्ट। ऑर्गेनिक डस्ट में हमारी 3 जो है डिजीज़ वो आती हैं ऑर्गेनिक डस्ट से। फर्स्ट है कॉटन डस्ट। अगर कॉटन की जो इंडस्ट्री है वहाँ जो डस्ट निकलता है उससे कौन सी डिजीज़ होती है, बाइसोनोसिस और मंडे फीवर डिजीज़। बाइसोनोसिस का जो दूसरा नाम है, ऑफ नहीं है यहाँ पे, और है बाइसोनोसिस या फिर मंडे फीवर डिजीज़ भी इसको हम बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, कॉटन डस्ट की वजह से होता है। सेकेंड है आपकी केन फाइबर या फिर शुगर केन डस्ट से क्या होता है, शुगर केन डस्ट से क्या होता है, बेगोसिस। यहाँ पे क्या है, बेगोसिस। और थर्ड है आपकी ग्रेन डस्ट। ग्रेन डस्ट से क्या होता है, फार्मर्स लंग डिजीज़। तो ये आपकी ऑर्गन डस्ट में आती है। रिपीट कर देती है, कॉटन डस्ट से बाइसोनोसिस या फिर मंडे फीवर डिजीज़ भी बोलते हैं, शुगर केन डस्ट से बेगोसिस और ग्रेन डस्ट से फार्मर्स लंग डिजीज़। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक इतना ही है। ऑर्गेनिक डस्ट की बात की और हमने जो है इनऑर्गेनिक डस्ट की बात की। तो आई होप आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा और इजी लगा होगा। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो निमोकॉइनोसिस और इरेगोनॉमिक्स ये सारे टर्म हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।